Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. I hope you are all good and doing well in your life. Students, इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के ऊपर। हम इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिकल बैलेंसेस का सारा टॉपिक को क्लियर किया था और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें किसी भी जो स्टैंडर्ड वेट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमने ऊपर मैकेनिकल बैलेंस के केस में देखा था कि वहाँ पर वेट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंडर्ड वेट की, लेकिन इस केस में स्टैंडर्ड वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करने के लिए हमें कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ जिस भी ऑब्जेक्ट को उसका मास मेजर करना है उसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर जो इंटीरियर उसके सेंसर्स लगे होते हैं वो उस मास को डायरेक्ट जो है वो मेजर कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड जो वेट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। सिर्फ हमने इसको बिजली के साथ जो है वो कनेक्ट करना होता है, यानी इसको पावर सप्लाई देनी होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं वो बिजली से चलते हैं और जो इनके सेंसर्स होते हैं या वो बिजली से चलते हैं और ये जो होते हैं ये डिजिटल डिस्प्ले इनकी जो पावर होती है उनको पावर को डिस्प्ले करने के लिए हमें डिजिटल और सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए जो स्टूडेंट उसके अंदर जो है बैटरी सेल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट इसके अंदर हम ड्राई सेल लगा दें बैटरी के तो फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी चल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर दी जाती है थ्रू द सेल। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी जो है वो काम कर सकते हैं। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरी। इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर हम ड्राई सेल बैटरीज़ को इस्तेमाल करके भी काम चला सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि ड्राई सेल बैटरीज़ जो होती हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर दिया जाता है ताकि बग़ैर लाइट के या बग़ैर किसी भी बिजली की सप्लाई के भी वो जो बैलेंस है वो काम कर सके। जो ड्राई सेल बैटरीज़ होते हैं ये उसको एक पोर्टेबल पावर सोर्स भी बनाता है, यानी हम इसको एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। अगर ये जो है इसके अंदर बैटरीज़ यूज़ ना हो सकती तो फिर क्या होना था, इसने प्लग के बगैर या बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के चलना ही नहीं था। सो ये जो बैटरीज़ होती हैं ये उसको पोर्टेबल बनाती हैं और इसको हम प्लग को उतार कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, शॉप्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ मोर प्रिसाइज दैन द मैकेनिकल बैलेंस। कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसको हमने अभी देखा वो मैकेनिकल बैलेंस के मुकाबले में ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है। प्रिसाइज़ का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि जो हमें छोटे छोटे जो मेजरमेंट है उनको भी एक्यूरेटली तौर पर मेजर करके दे रहा होता है। उनको भी जो उनकी मेजरमेंट में फ़र्क है वो भी हमें ज़्यादा क्लियरली तौर पर दे रहा होता है वेट करके। यानी हम ये जान सकते हैं कि इस बैलेंस को यूज़ करते हुए हम जो छोटी-छोटी जो रीडिंग्स हैं उनको भी ले सकते हैं, और जो कि मैकेनिकल बैलेंस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें हमने यही देखना होता है कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। लेकिन इसके केस में क्या होता है 1 किलो के आगे जो पॉइंट्स वाली रीडिंग होती है वो भी हमें बता रहा होता है कि 1 किलो है और आगे पॉइंट्स इतने होते हैं। सो ये जो होती है ये पॉइंट में भी रीडिंग बता रहा होता है, इसलिए ये प्रिसाइज़ है। आगे देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा जाता है, इट्स मास इज़ डिस्प्लेड ऑन इट्स स्क्रीन, तो इसकी स्क्रीन पर जो है उसका मास जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। जैसा कि शॉप्स वगैरह में ये यूज़ होते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाएँ तो वो मास को मेज़र करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो इसके ऊपर रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के सेंसर्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की वजह से ये ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको मेज़र करता है और मेज़र करने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है और हम फ़ौरन से जो एग्जैक्ट वेट है उसको देख सकते हैं। ये एक इंस्टेंटली तौर पर हो रहा होता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ना ही हमें कोई एफर्ट करनी पड़ती है। Nowadays, electronic balances also display the total price of the material if the rate per kg is fed to the balance। इसमें कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं या जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस यूज़ होते हैं वो हमें टोटल प्राइस भी दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ की, अगर हम उनके अंदर पर किलोग्राम जो उसका रेट है वो फीड करें तो वो हमें उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं।
स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम हर ऑब्जेक्ट की जो प्राइस है वो इसके अंदर फीड कर दें, एंटर कर दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये हमें क्या करेगा कि जो ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्ट की जो टोटल प्राइस होगी वो कैलकुलेट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह समझें कि अगर जो आटे का एक बैग है, जो पर बैग उसकी जो वैल्यू है वो है 100 रुपये, यानी आप इस तरह समझ लें कि जो आटे का 1 किलो है वो है 100 रुपये का। तो हमने एंटर कर दिया कि आटा जो है वो पर केजी उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। अगर हम उसके ऊपर 500 केजी रखेंगे तो टोटल प्राइस जब हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रही होगी तो वो जो है वो 500 शो होगी। तो मतलब क्या कि ये किलो के हिसाब से या मेजरमेंट करके हमें टोटल प्राइस भी बता सकता है। तो ये जो फ़ीचर है ये ज़्यादातर शॉप्स में और लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह के अंदर यूज़ होता है और ये बहुत यूज़फुल फ़ीचर है इसका। तो ये था यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गया होगा। और अगला है हमारा टॉपिक फोर्स मीटर, तो उसको कवर कर लेते हैं अब। होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये फोर्स को मेजर करने वाला एक मीटर है। इसके अंदर हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ फोर्स मीटर इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स फोर्स। अब ये एक स्टूडेंट एक साइंसी आला होता है जो कि फ़ोर्स को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी जिस्म पर लगने वाली जो फ़ोर्स होता है उसको मापता है। फ़िज़िक्स में स्टूडेंट जो फ़ोर्स होती है वो एक बिल्कुल एक बेसिक क्वांटिटी है, एक बेसिक मिक़दार है, जिसे न्यूटन में हम मेज़र करते हैं। फ़ोर्स मीटर जो होता है वो हमें ये बताता है कि किसी जिस्म पर कितना ज़ोर लगाया जा रहा है, या वो चीज़ जो है वो ज़मीन पर अपने वज़न से कितना ज़ोर डाल रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये ज़्यादातर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, या जो ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है ताकि बच्चों को फ़ोर्स का जो प्रैक्टिकल तौर पर वो अंदाज़ा कर सकें और प्रैक्टिकली तौर पर उसको मेज़र कर सकें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और स्प्रिंग मीटर, और इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहा जाता है। फ़ोर्स मीटर के दीगर नाम भी हो सकते हैं, जैसे न्यूटन मीटर, क्योंकि ये न्यूटन यूनिट में नापा जाता है इसलिए इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। और इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि फ़ोर्स को मेज़र करता है। स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादातर स्कूल्स लैब में पाया जाता है। तो इसका जो असूल होता है वो स्प्रिंग के जो खिंचाव है उस पर मबनी होता है। नाउअडेज़ डिजिटल फ़ोर्स मीटर्स आर आल्सो अवेलेबल, कि आजकल जो डिजिटल फ़ोर्स मीटर होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। पहले फ़ोर्स मीटर जो थे वो मैकेनिकल हुआ करते थे, जिनमें हम स्प्रिंग को या स्केल को यूज़ करते थे। लेकिन अब कहता है कि टेक्नोलॉजी की बदौलत डिजिटल फ़ोर्स मीटर आ गए हैं जो कि ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और आसानी से हमें रीडिंग करके दे रहे होते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट सेंसर्स लगे होते हैं जो कि सिर्फ़ फ़ोर्स को मेज़र करते हैं और स्क्रीन के ऊपर उसकी रीडिंग दिखा रहे होते हैं। उसमें हमें स्प्रिंग को या स्केल को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। इसमें स्टूडेंट आपको रिमाइंड करवा रहा है कि हमने पहले से बैलेंसेस की 2 एग्ज़ाम पढ़ चुके हैं। जैसे मैकेनिकल बैलेंस हमने पढ़ा जो कि फिज़िकल वज़न के साथ जो है वो बैलेंस बनाता है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमने पढ़ा जो कि डिजिटल तौर पर जो मास होता है उसको मेज़र करता है। तो आप पिछले लेक्चर में इसको कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो पहले देख के आएँ, आपको समझ आ जाएगी। दे मेजर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम और इन मल्टीप्लाइज़। यानी वो जो पहले वाले 2 बैलेंसेस थे, मैकेनिकल बैलेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ये तो थे, ये मास को मेज़र करते थे। यानी जब किसी जिस्म में कितना मादा मौजूद है ये उसको मेज़र करते थे। ये मास को किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर या टन वगैरह के अंदर जो है वो जो मेज़र करते थे। लेकिन जो फ़ोर्स मीटर है वो मास को नहीं बल्कि फ़ोर्स को मेज़र करता है जो कि वज़न की शक्ल में ही होता है। ऑन द अदर हैंड फ़ोर्स मीटर मेजर द फ़ोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन, के दूसरी तरफ जो फ़ोर्स मीटर है वो जो फ़ोर्स है उसको बराह रास्त उसको मेज़र कर रहा होता है। फ़ोर्स मीटर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो फ़ोर्स को मेज़र कर रहा होता है किसके अंदर, न्यूटन के अंदर। एन ऑर्डिनरी फ़ोर्स मीटर हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड इट। अब यहाँ पे उसकी जो तरतीब है उसको बता रहा है कि जो एक आम फ़ोर्स मीटर है उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। फ़ोर्स मीटर के काम करने को स्टूडेंट स्प्रिंग के असूल पर बयान किया जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को स्प्रिंग के साथ लटकाते हैं, या आप देख सकते हैं जब हम इसके साथ हैंग करते हैं तो वो स्प्रिंग जो है वो खींचता है, जिसकी वजह से जो है वो फ़ोर्स को मेज़र करता है, और यही तब्दीली यानी स्प्रिंग का कंप्रेस हो जाना या उसका एक्सपेंड हो जाना, ये तब्दीली को ज़ाहिर करता है और फ़ोर्स को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है।
अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ हैंडल, यानी जो स्प्रिंग का ऊपर वाला सिरा होता है वो एक हैंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है। और स्टूडेंट ये हैंडल ही वही जगह होती है जहाँ से हम फोर्स मीटर को पकड़ते हैं या हम किसी चीज़ के साथ हैंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है इसका हैंडल। और स्प्रिंग का जो एक सिरा होता है, स्प्रिंग का एक सिरा, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का जो एक सिरा होता है वो एक हैंडल के साथ लटका हुआ होता है। और एक जो नीचे वाला ये स्प्रिंग है उसके साथ होता है, ताकि जो नीचे लटकाई गई जो चीज़ होती है उस पे ऊपर जो फोर्स है वो हम उसको इजीली मेजर कर सकें और वो हैंडल तक भी इजीली पहुंच सके। A hook is attached to the lower end of the spring that holds the object। अब स्टूडेंट्स तो स्प्रिंग के ऊपर वाली साइड पे तो लगा होता है ये हैंडल, और नीचे वाली साइड पे कहता है कि एक जो है उसको एक होल्डर लगा दिया जाता है या एक हुक की तरह का, ये आप देख सकते हैं ये हुक है। और वो लगा दिया जाता है जो कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। अ पॉइंटर इज आल्सो अटैच्ड टू द स्प्रिंग एट इट्स ऊपर एंड। स्टूडेंट अब इसके ऊपर एक पॉइंटर जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देख सकते हैं ये पॉइंटर है। और ये जो पॉइंटर होता है ये स्प्रिंग के ऊपर ये सिरे पर एक जो है स्केल के साथ मुंतखब होता है। और ये जो पॉइंटर होता है ये स्केल के ऊपर रीडिंग के मुताबिक जो है ये मूव करता है, हरकत करता है। जैसे ही स्प्रिंग के पर फोर्स लगती है तो ये पॉइंटर जो होता है ये आगे या पीछे हिलता है, और इससे हम फोर्स की मिकदार को आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिए, a scale in newtons is provided along the spring such that a pointer coincides with the zero of the scale when nothing is hung with the hook। यानी स्प्रिंग के साथ स्टूडेंट न्यूटन में एक स्केल को जो है लगा दिया जाता है। ये देखिए ये स्केल है, उसके ऊपर न्यूटन में रीडिंग की हुई होती है, जिस पर जो पॉइंटर अगर ज़ीरो पर होता है जब हुक के ऊपर कुछ भी लटकाया नहीं जाता। यानी स्टूडेंट जब हम इस है जो ये वाला नीचे हुक है इसके ऊपर कोई भी चीज़ हैंग नहीं करेंगे, तो ये जो पॉइंटर है या जो ये नीडल है इसकी ये ज़ीरो पर रहेगी। लेकिन जो ही हम इसके साथ कोई चीज़ हैंग करेंगे तो पॉइंटर जो है उस फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा और जो इसकी रीडिंग होगी उसके ऊपर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अहम बात है कि फोर्स मीटर को जो है ज़ीरो पर कोलैबोरेट कर दिया जाता है, ताकि जब कोई भी चीज़ इसके साथ हैंग ना हो तो तब रीडिंग जो है वो हमारी ज़ीरो हो। जैसे ही वज़न जो है इसके साथ लटकाया जाता है तो स्प्रिंग जो है वो खींचा जाता है और फिर जो पॉइंटर होता है वो न्यूटन स्केल के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज हंग विद द हुक। जैसे जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने उसका वेट मालूम करना हो, उसको तोलना हो, यानी टू बी वेटेड जिसका हमने वेट मालूम करना हो, उसको हम हुक के साथ लटका देते हैं। चाहे स्टूडेंट वो कोई वज़न हो या चाहे वो कोई जिस्म हो, तो उसको हम जो है नीचे की जानिब हुक से लटका देते हैं, ताकि जब फोर्स उस स्प्रिंग पर पड़े तो स्प्रिंग जहाँ खींच जाए या वो दब जाए, तो उसकी वजह से जो है इस रीडिंग ये जो स्केल है उसके ऊपर जो है रीडिंग हमें शो हो जाएगी उस पॉइंटर की, या जो ये वाला नीडल है ये मूव करेगा उस स्केल के ऊपर, तो उसकी मदद से जो है हम अपनी जो रीडिंग है उसको ले सकते हैं। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट काजेज द स्प्रिंग टू कंप्रेस। उस चीज़ का जो मास होता है जिसको हमने इस हुक के साथ लटकाया है वो स्प्रिंग को दबाने का जो है वो काम करती है। यानी जब किसी भी बॉडी को हम स्प्रिंग जो है इस हुक के साथ लटकाते हैं तो उसकी वज़न की वजह से जो स्प्रिंग है वो दब जाता है। यही जो कंप्रेशन है या जो स्ट्रेच होना है वो हमें फोर्स के बारे में बता रहा होता है कि फोर्स कितनी लग रही है। द पॉइंटर इंडिकेट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जब पॉइंटर मूव करेगा उस स्केल के ऊपर तो जहाँ पे जाकर रुकेगा वो उस चीज़ का जो है वेट को जाहिर करेगा। यानी यही जो पॉइंटर है या जो ये वाली सुई है स्केल के ऊपर जहाँ पर जाकर रुकेगी वो हमें जो है रीडिंग को शो कर रही होगी और वो हमें बताएगी कि कितने न्यूटन की फोर्स जो है उस बॉडी के ऊपर लग रही है। However, some force meter are also based on the stretching of the spring when a load is hung। ताहम कहता है कि कुछ जो फोर्स मीटर होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि स्प्रिंग के जब उनके अंदर जो है स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, यानी स्प्रिंग खींचा जाता है। यानी जब हम किसी भी बॉडी को उसके साथ हैंग करते हैं तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाता है, यानी स्प्रिंग जो है वो खींचा जाता है, लंबा हो जाता है। यानी इस बात से हमें पता चला कि फोर्स मीटर जो है वो दो तरह से काम कर सकता है। एक वो कंप्रेस यानी उसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है स्प्रिंग की, और दूसरा जो है वो एक्सटेंशन यानी उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। और इसी लाइन में ये जो दूसरे दोनों असूल हैं, उस ऊपर हमने कंप्रेशन का पढ़ा, नीचे हमने स्ट्रेचिंग का पढ़ा, तो उसमें हमें दोनों को बताया जा रहा है।
इन दिस केस द पॉइंटर इज अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। कहता है कि इस सूरत में यानी जब जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगा तो उस सूरत में हमें जो बॉडी है नहीं जो हमें पॉइंटर है वो स्प्रिंग के निचले सिरे पर लटकाना होता है। यानी यहाँ पर ये बात हो रही है कि ऐसे फोर्स मीटर जो स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग वाले सिस्टम पर काम करते हैं, तो जब हम लोड को नीचे लटकाते हैं तो स्प्रिंग नीचे की जानिब जो नीचे की तरफ खींचती है। ऐसे मीटर्स में स्टूडेंट जो पॉइंटर होता है वो निचली तरफ होता है, ताकि जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो खींचे तो पॉइंटर जो है वो स्केल पर मूव करना शुरू हो जाए और हमें फोर्स की जो मकदार है वो अच्छी तरह या करेक्टली तौर पर हमें पता चल सके, और रीडिंग जो है वो इसकी नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। आगे देखिए, इन सम स्प्रिंग बैलेंसेस कहता है कि कुछ स्प्रिंग बैलेंसेस ऐसे होते हैं, द स्केल मेजर्स द मास व्हिच कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू न्यूटन्स। कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है जो क्या करते हैं, जो हमें मास को मापते हैं, जो मास को माप कर हमें जो है न्यूटन में उसकी रीडिंग दे रहे होते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द मास इन केजी विद द वैल्यू ऑफ जी एस। यानी वो क्या करते हैं, पहले मास को मेजर करते हैं, फिर इसको न्यूटन में चेंज करते हैं और फिर उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमें रीडिंग दे रहे होते हैं। यानी फोर्स और मास का जो होता है वो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जो ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो इज इक्वल टू होती है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, यानी एफ इज इक्वल टू एम जी। तो इसीलिए जो ये वाला कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें मास को और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके हमें रीडिंग दे रहे होते हैं। जैसे अगर कोई भी बॉडी है उसका जो मास है वो 2 kg है, तो जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है वो हमें रीडिंग देगा 2 × 10 यानी 20 रीडिंग दे रहा होगा। यानी 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो हमें 20 रीडिंग दे रहा होगा। वहाँ जो स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं वो मास दिखाते हैं, लेकिन आज से जो यानी जो मॉडर्न दौर में जो यूज़ हो रहे हैं, तो इस तरह वाले भी यूज़ होते हैं जो कि उसको 10 की जी या जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमें जो है रीडिंग दे रहे होते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये जो सिंपल हिसाब किताब करने के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स द डायरेक्टली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स। अब यहाँ पे डिजिटल फोर्स मीटर के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डिजिटल फोर्स मीटर होता है ये हमें बराह रास्त किसी भी चीज़ का जो वज़न होता है वो हमें न्यूटन में नाप कर बता रहा होता है। ये जदीद तरीन किस्म का फोर्स मीटर यहाँ पे बताया गया है, इसमें कोई भी स्प्रिंग नहीं होता, ना ही स्टूडेंट को स्केल देखने में हमें नज़र आता है, ना ही कोई भी पॉइंटर वगैरह होता है, ना ही कोई ये जो हैंगर है या ये हमने जो पढ़ा था नीचे इसके हुक पड़ा था और ऊपर हैंडल होता, कुछ भी उसके अंदर नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो सेंसर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ की जो फोर्स होता है उसको डिटेक्ट करते हैं और हमें स्क्रीन पर उसकी रीडिंग नज़र आ रही होती है जो कि न्यूटन में होती है। और ये फोर्स को नापने का सबसे आसान और तेज़ तरीका होता है। ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि फोर्स मीटर क्या होता है। ये एक बुनियादी आला है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी जिस्म पर कितनी फोर्स लग रही होती है, और ये फोर्स जो होती है ये न्यूटन में मापी जाती है। फोर्स मीटर की जो मुख्तलिफ इकसाम हमने इसके अंदर पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि वो वाला स्प्रिंग जो कंप्रेशन पर काम करता है, और दूसरा हमने वो वाला पढ़ा जो कि जो स्ट्रेचिंग पे काम करता है। यानी एक कंप्रेस के जब हम मापेंगे किसी जिस्म के मास को तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, और दूसरे में हमने पढ़ा कि वो कंप्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने डिजिटल फोर्स मीटर को पढ़ा कि डिजिटल फोर्स मीटर के अंदर सेंसर को यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए फोर्स को सीधा न्यूटन में जो है वो मेजर किया जाता है। एक और स्टूडेंट हमने इसके अंदर एक पढ़ा कि सब कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें मास को जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसकी जो रीडिंग है वो दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी को फिक्शन के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।